सुनने में आता है कि सीएसएस इस तरह के लोग करते हैं, यानी सीएसएस करने वाले ऐसे लोग होते हैं, सीएसएस करने वाले वैसे लोग होते हैं, और ये एक कंसेप्ट बना हुआ है। तो कन्फ्यूजन होती है जो नए न्यू कमर्स होते हैं, तो उनको कि वाकई मैं कर सकता हूँ सीएसएस के नहीं कर सकता, कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो मैं इस चीज़ का आपको जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी भी सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे कुछ और बात भी कर लूँगा, ताकि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो मैं इस चीज़ का आपको जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी भी सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे कुछ और बात भी कर लूँगा। मैंने जब यूएलटी में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और मेरा एडमिशन हुआ माइनिंग डिपार्टमेंट में। अगर आपको यूएलटी का आइडिया है, कोई आप में से यूएलटी से पढ़ा हुआ हो तो आपका आइडिया होगा। जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो मेरिट वाइज सबसे लास्ट में होता है यूएलटी में, यानी पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद उस ज़माने में, मुझे आज का नहीं आइडिया, पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, उसके बाद सिविल था, उसके बाद मैकेनिकल एंड सो ऑन। कोई 8 से 10 डिपार्टमेंट्स में से माइनिंग लास्ट पे उसका मेरिट नंबर होता था। ऑल्दो कि वो इंजीनियरिंग थी, इट वॉज पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डेफिनेटली हम यूएलटी में पढ़ते थे, हम यूएलटी के स्टूडेंट हो गए, बट ये था कि हमारा मेरिट सबसे लास्ट में था। तो मैंने कुछ साल एक पढ़ा यूएलटी में। साल के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैं माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है। मुझे मतलब कुछ फील हुआ कि यार ये जॉब शायद मेरे बस की बात नहीं है। उसकी रीजंस मल्टीपल थी। पहली बात तो ये थी कि एक शायद ये भी फीलिंग थी कि यार माइनिंग कोई अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, आपको पहाड़ों में जाना पड़ेगा, आपको माइंस के अंदर जाना पड़ेगा, एक ये भी रीज़न थी। फिर एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कह लें कि एक कम्प्लेक्स भी आ जाता है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट कर रहे थे वो आपके साथ जब इंटरेक्शन होता है उनका, तो ये भी फीलिंग्स होती थी शायद। तो मैंने सोचा मैं कुछ और कर लूँ। तो सेकेंड ईयर यूएलटी से लेके फिर ऑनवर्ड्स मैंने स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं किया, चूँकि आपको पता है घर वालों से कहना कि जब आप यूएलटी में पहुँच जाएँ या मेडिकल में पहुँच जाएँ, उसके बाद अपने पेरेंट्स से कहना कि जी मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने मेडिकल नहीं करना, तो ज़ाहिर है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, घर वाले आपको इजाज़त नहीं दे सकते। खैर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, और लेकिन अदम दिलचस्पी की वजह से, जो कि मैंने प्लान चेंज कर लिया अपना कि मैं यूएलटी की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैं कुछ और करूँगा, और कुछ और मैं सरे फारिस नेचुरली सबसे टॉप पे जो है ना वो सीएसएस का इरादा था मेरा। उसके बाद ये था कि अगर सीएसएस ना हुई तो फिर मैं कोई एमबीए कर लूँगा, मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं बिज़नेस कर लूँगा, इस तरह के प्रोग्राम्स मेरे जहन में थे। जब मैंने साल 1.5 साल बाद, फिर 2 साल बाद, जब मैं यूएलटी के मिड यानी दूसरे साल में था, तीसरे साल में था, मैंने तैयारी करनी सीएसएस की शुरू कर दी। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे सीएसएस की, जो मेरे से सीनियर थे यूएलटी के अंदर। और इत्तेफाक की बात ये थी, उनमें से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे या सिविल कर रहे थे या मैकेनिकल कर रहे थे। अब अंदाज़ा लगाए, मैं जब भी उनके पास जाऊं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे फील होता था कि यार तुम तो माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग वाला हमें नहीं लगता कि कर जाए सीएसएस। मतलब आप इसमें भी आपका डिसिप्लिन सबसे बॉटम में है और यूएलटी के अंदर ही। इट मीन्स कि आपके एफएससी में जो मार्क्स थे वो हमसे बहुत कम है, 100 मार्क्स 50 मार्क्स हमसे कम है। तो इलेक्ट्रिकल वाले से मिलूँ, किसी सिविल वाले से मिलूँ, किसी मैकेनिकल वाले से मिलूँ, तो सच्ची बात है, एक तो पहले थोड़ा सा मैं डाउन था यूएलटी में, यानी मैं माइनिंग नहीं करना चाह रहा था। ऊपर से जब उनकी बॉडी लैंग्वेज, बल्कि एक दो ने तो कह भी दिया शायद। उसके बाद जो पुराने लड़के कर गए थे यूएलटी के, उस ज़माने में यूएलटी में लड़के काफ़ी ट्रेंड था इलेक्ट्रिकल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सीएसएस में आते थे, तो जो पहले ऑलरेडी कर चुके थे या जो तैयारी कर रहे थे, सबसे जिनसे पूछा उनकी जो यानी कोई इंकरेजमेंट नहीं मिली मुझे वहाँ से। तो मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि वाकई माइनिंग वाले तो कर ही नहीं सकते। जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, जो नीचे वाले डिपार्टमेंट हैं, जिनका मेरिट सबसे नीचे आ रहा है, शायद वो इस अहल ही नहीं है कि वो सीएसएस कर सकें। तो उसके बाद सेकंड स्टेप पे ये हुआ कि मैं जिनसे बात करूं, जिनसे पूछूं, तो वो मुझे एक तो ये बताएं कि आप नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 पे ये था कि सीएसएस वाले तो वैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वो तो जो करते हैं यार, वो तो रात को ऐसे पढ़ते हैं, दिन को ऐसे उठते हैं, तो पानी ऐसे पीते हैं। मुझे मतलब उनका ओवरऑल जो क्रक्स था ये नज़र आया। मुझे फील हुआ कि शायद मेरे में वो क्वालिटीज़ भी, पानी पीने की, उठने बैठने की, शायद नहीं है। यानी उनका जो, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो मैं मज़ीद डिस्करेज हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। खैर मैं हल्का हल्का तैयारी मैंने शुरू कर दी, स्टडी शुरू कर दी मैंने। उसके बाद एक दो दोस्तों ने भी मेरे कह दिया कि यार एक तो आप सीएसएस करना आपके लिए मुश्किल है, और अगर कर भी जाओ तो 3rd अटेम्प्ट में आप शायद कोई पोस्टल सर्विस में आ जाओ,
आखिरी ग्रुप में, सीएसएस का जो आखिरी ग्रुप होता है पोस्टल सर्विस, मेरिट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये हुआ कि फिर मेरा यानी जो मोराइल कह लें वो बिल्कुल ही बॉटम पे चला गया। और लेकिन चूँकि माइनिंग से मैं थोड़ा बदजन था, बल्कि इंजीनियरिंग से बदजन था, मैं नहीं करना चाहता था जॉब। अगरचे मुझे आज फील होता है कि माइनिंग भी कोई बुरा डिपार्टमेंट नहीं था, ओवरऑल इंजीनियरिंग है और अच्छा डिपार्टमेंट है। मेरे क्लास फेलोज़ जो माइनिंग के थे आज बड़े वेल सेट हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। इवन कुछ ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल वालों से भी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। यानी ये मैं अपनी बात को करेक्ट कर दूं, ये मेरी उस ज़माने की सोच थी, शायद मैं फिट नहीं हूँ उसमें। अदरवाइज़ माइनिंग आज मुझे फील होता है कि बुरा डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता अगर उसमें मेहनत करें आप। उसके बाद जब यूनिटी से मैं डिग्री मुकम्मल कर ली, फिर मैंने फुल फ्लेज कह लें मैंने स्टडी शुरू कर दी सीएसएस के लिए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ और लोगों से मिला, तो मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ थे। मैं जिससे मिला उसमें ये था कि इनकरेजमेंट कम थी, डिस्करेजमेंट ज़्यादा थी। खैर अल्टीमेटली ये हुआ कि सीएसएस मैंने कर लिया और अल्लाह का शुक्र है मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गई, और वो भी मैं टॉप 10 में आ गया इत्तेफाक से। तो अब होता ये है कि मेरे जो माइनिंग के जो मैंने 4 साल गुजारे, चूँकि मैं माइनिंग करना नहीं चाहता था और सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से सिर्फ पास करना चाह रहा था, तो मैंने उस पर मेहनत करना छोड़ दी। मुझे आज फील होता है कि उसमें भी मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं, अगर आप उसमें जॉब नहीं भी करना चाहते, तो आपको अच्छे तरीके से वो डिग्री करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। खैर मेरी उस ज़माने की सोच थी, तो मैंने मेहनत करना छोड़ दी। और मेरा जो 40 लड़कों का एक ग्रुप होता था माइनिंग डिपार्टमेंट में, उसमें मेरे जो हर साल 4 साल की डिग्री होती थी, एनुअल सिस्टम था, हर साल बाद जब रिजल्ट आता था तो 40 में से मेरी किसी साल 39 पोजीशन होती थी, किसी साल 40 पोजीशन होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें मेरा यूएलटी का जो स्कोर रहा है वो इस तरह रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं आज समझता हूँ स्टडी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। और जब मेरा ये रिज़ल्ट आ रहा था तो नेचुरली जो मेरे क्लास फेलोज़ थे उनका मेरे बारे में जो इमेज था, आप समझ सकते हैं वो कैसा होगा कि यार बहुत ही नालायक स्टूडेंट है, सबसे पीछे बैठा होता है और पढ़ता वढ़ता कोई नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, ऐसे डिसइंटरेस्टेड टाइप है, पता नहीं ये आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेगा। अच्छा, मेरे साथ एक और भी लड़का था, आई वोंट नॉट नेम हिम, चूँकि ये वीडियो बाद में आती है तो अच्छा, जब स्कोर आता था, हर साल रिजल्ट आता था, मेरी अगर 39 पोजीशन होती थी, उसकी 40th पोजीशन होती थी। जब मेरी 40 होती थी, उसकी 39 होती थी। यानी हम दो, वी वर एट द बॉटम ऑफ द क्लास इन ऑल द 4 ईयर्स। इत्तेफाक से वो पीएमएस कर गया और आजकल के हैं ग्रेड 18 में गलबन वो पीएमएस सर्विस में पहले असिस्टेंट कमिश्नर रहा, आजकल प्रमोट होकर ग्रेड 18 में चला गया। तो वी वर द ओनली 2 स्टूडेंट्स पूरी क्लास में, 40 की क्लास में, माइनिंग में, जो लोग हम सिविल सर्विस में आ गए, जिन्होंने 2 लोगों ने ही अटैम्प्ट किया और दोनों हम अल्लाह का शुक्र है उसमें निकल गए। अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स क्लास फेलोज़, ये यूईटी से हम लोग पास आउट हुए 99 में पास आउट हुए और इट्स नाउ ऑलमोस्ट 19 ईयर्स पास हुए और मुझे सर्विस में आए हुए 15 साल हो गए। आज तक भी हमारे माइनिंग के पुराने क्लास फेलो जब मिलते हैं, बल्कि जब आपस में बैठते हैं, तो वो हम दोनों का तस्करा ज़रूर है। यार वो लड़के जो सबसे नालायक होते थे, यार वो तो बिल्कुल लगता ही नहीं था यार वो कर जाएंगे, वो तो इतने, यानी उनके स्कोर देखें, चेक करें, वो ऑलमोस्ट बॉटम पे होते थे, वो तो ऐसे होते थे, वो तो वैसे होते थे, पता नहीं कैसे कर गए। और ये मेरी अपनी एग्जांपल हो गई। इसके अलावा अगर आप में से कोई लोग, आपके क्लास फेलोज़ का भी एक्सपीरियंस आपको हो, जो बज़ाहिर आपको बड़े एवरेज लुकिंग नज़र आ रहे होते हैं, एवरेज लुकिंग, मैं ये नहीं कह रहा एवरेज होते हैं, जो एवरेज लुकिंग होते हैं, जो आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है आपकी क्लास के अंदर बड़े एवरेज स्टूडेंट है, बल्कि बिलो एवरेज हैं बाज़ औक़ात। आप एक बात याद रखें, अगर उनमें से कोई बंदा जो प्री रिक्विजिट्स हैं कामयाबी के, वो अगर पूरे कर ले और आप ना करें, आपको 10 साल बाद आपकी फीलिंग्स उनके बारे में यही होंगी। शायद चंद एक के बारे में अभी से भी आना शुरू हो गई हूँ कि यार वो लड़का जो सबसे पीछे बैठा होता था, यार उसे तो बात करना नहीं आता था, यार उससे तो कोई बात ही नहीं करता था, यार उसका तो ऐसा एटीट्यूड था, वो तो वैसा था, वो तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहनता था, वो तो ऐसे करता था। लेकिन आपको फील होगा उनमें से कुछ ऐसे लड़के भी होंगे जो अल्टीमेटली आपसे ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, आप मीन्स के बहुत से लोगों से। और इसकी वजह जो मैं कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि कामयाबी के लिए वसाइल का होना ज़रूरी नहीं है। यानी कोई अच्छे कपड़े पहन लेना या शुरू में बड़ा लायक होना और बाद में आप मेहनत छोड़ दें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इससे रिज़ल्ट मैं ये निकाल रहा हूँ कि आपको 2-3 चीज़ें चाहिए।
वसाइल आल दो कि आपको हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज आपको हेल्प करते हैं आगे जाने में, लेकिन आप ये उस सूरत में है कि अगर वसाइल से, रिसोर्सेज से आप फ़ायदा उठाएं। यानी आप समझ लें कि वसाइल आने के बाद आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे या आपको एज हासिल होगी, ऐसी बात नहीं होती। अगर आपके पास वसाइल हैं, आपने बाकी चीज़ें पूरी नहीं की तो आप फिर नालायक होने के, नाकाम होने के चांसेस आप में काफ़ी ज़्यादा हैं। अब मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जो बज़ाहिर आपको एवरेज लुकिंग नज़र आते हैं आपकी क्लास के अंदर, बल्कि आपको मोहल्ले में भी नज़र आएंगे, पुराने मोहल्ले में, नए मोहल्ले में, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, जिस मोहल्ले शहर में रहते हैं। कोई यार फ़लाँ बच्चा तो बड़ा ही ऐसा होता था, वो तो बिल्कुल लगता ही नहीं था कि वो पास हो जाएगा, वो सीएसएस कर गया, वो पीएमएस कर गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, वो अपने आप को लड़के कवर अप करते हैं, वो बच्चे मेहनत करते हैं। उनमें 3 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप में कंसिस्टेंसी आ जाए, आप में डिटर्मिनेशन आ जाए कि आप में गोल सेट कर लें, उसके बाद आप उस पर मेहनत करें, और जो छोटी मोटी कमी बेशियाँ होती हैं वो उसके बाद पूरी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि आपकी विल पावर, अगेन इससे रिलेटेड है, आप फैसला कर लें कि आपने एक काम करना है और उसके लिए आप फिर मेहनत स्टार्ट कर लें। तीसरे नंबर पे अल्टीमेटली आपका हार्ड वर्क है या स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क कह लें उसको आप, वो होता है। और चौथे नंबर पे ये है कि आपने गोल सेट अच्छा करना है, जो आपने गोल सेट करना है, अपना ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट करना है, वो आपका बेहतर हो। आप ये 3-4 चीज़ें कर लें तो आप शायद हो सकता है अपने पीयर ग्रुप की निस्बत, अपने क्लास फेलोज़ की निस्बत आप बेहतर कामयाब हो सकते हैं। और ये वही लड़के, वही बच्चे होते हैं, वही स्टूडेंट होते हैं आपकी क्लास में से जो इन 3-4 चीज़ों की वजह से काफ़ी लोगों से आगे निकल जाते हैं बजाय। तो लिहाजा आप आज के बाद किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है। आप में से अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, आपको कोई डिप्रेसर मार रहा है, आपको कोई डिप्रेस कर रहा है, कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कि जी ये नहीं सीएसएस वाले तो ऐसे पढ़ते हैं तो कामयाब होते हैं, ये करते हैं तो कामयाब होते हैं, वो ऐसे लड़के होते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मैंने एग्ज़ाम दिया बल्कि उसके बाद, उससे पहले भी, मैं काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जो बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए थे। मैंने 2001 का एग्ज़ाम दिया, उस ज़माने में ये मशरूम ग्रोथ भी प्राइवेट स्कूल्स की जो ब्रांड्स हैं नए नए, ये कम थी निस्बतन। हमारे यहाँ उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल या चंद एक अच्छे स्कूल थे, जिस तरह एचएसएन कॉलेज हो गया और स्कूल। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारे ऐसे एचएसओनियंस को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 अटैम्प्ट्स दी और वो पास नहीं हो सके, इवन के रिटर्न भी पास नहीं कर सके। तो मैं ऑन द अदर हैंड काफ़ी ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और देहातों से पढ़े हैं, उन्होंने टॉप 10 पोजीशन ली है उन्होंने। ये आप भी जानते होंगे, काफ़ी सारे लोगों से मिले होंगे। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि एचएसएन में पढ़ना ठीक है, आपको हेल्प मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा उसका बेनिफिट नहीं है। अच्छे स्कूल का, अच्छी ग्रूमिंग का, अच्छी तरबियत का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही आपको पूरी कामयाबी तक ले जाए। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, अपना गोल भी सेट करना पड़ता है आपको। ऑन द अदर हैंड जो बच्चे इनिशियली अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़े होते या मेहनत नहीं करते, बाद में अगर उनमें डिटर्मिनेशन आ जाए, वो अपना गोल सेट कर ले, वो बेहतर अंदाज में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जब मैं यूनिटी में था तो एक बच्चा, एक लड़का बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था उस वक्त, तो मेरे से बाज़ औक़ात वो मैथ्स करने, जहाँ पे मैं रहता था मेरे घर के साथ ही बच्चा रहता था, वो मेरे से बाज़ औक़ात वो कोचिंग के लिए या मैथ्स पढ़ने के लिए पूछने के लिए मेरे पास आ जाता था। मैं कभी कभार उस पर बड़ा रश करता था कि यार ये बच्चा माशाल्लाह बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बड़ा एक ब्रांड का स्कूल था, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, कंपोजिशन अच्छी है उसकी, बड़ी हर हवाले से बड़ा अच्छा लड़का था वो, अच्छा स्टूडेंट था वो। अब हुआ ये कि आज जब 20 साल बाद मैं उसको देखता हूँ बच्चे को, वो कोई आधी सीए करके वो छोड़ के आप कहें छोटी मोटी अच्छी एक एवरेज किस्म की जॉब कर रहा है वो, यानी बहुत अच्छा कामयाब नहीं हुआ। उसकी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि उसके घर वालों ने, उसके क्लास फेलोज़ ने, उसके टीचर्स ने उसकी हेल्प नहीं की उसके गोल सेट करने में। उसने एक ऐसा शोबा, एक ऐसा टारगेट सेट कर लिया जो उसके बस की बात नहीं थी। वो किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा फिट था बनिस्बत सीए करने के। वो आपको पता है बड़े कम लोग होते हैं जो अल्टीमेटली सीए कर जाते हैं, लेकिन सीए बुरी चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसके लिए आपका स्टेमिना भी चाहिए, उसके लिए आपका शौक़ भी चाहिए, आपका ज़ौक़ भी चाहिए, और आपको टाइम भी चाहिए उस पर। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप, लिहाजा ये आप लोगों की जो बातें हैं कि ये ऐसे लोग सीएसएस में कामयाब हो सकते हैं, इस तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं, तो आप ये सोचना छोड़ दें। आप में से हर एक बच्चा इस काबिल है
यानी मेरे से काफ़ी लड़के पूछते हैं, स्टूडेंट्स, बच्चियाँ पूछते हैं कि जी हम कर सकते हैं CSS? अब मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह का क्वेश्चन है। एक आपसे भी शायद आप भी पूछते हो किसी से, ये मैं कर सकता हूँ CSS? तो बात ये होती है इस करने के लिए कोई मेडिकल चेकअप तो नहीं कराना आपने, या कोई और चीज़ तो नहीं है इसके लिए। आपको 3-4 चीज़ें चाहिए। आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, अपना टारगेट सेट करना है आपने, आपको विल पावर चाहिए, आपने हार्ड वर्क करना है उसके ऊपर। अगर इवन दो कि अगर आपका बैकग्राउंड पीछे अच्छा नहीं भी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है, तो उसके लिए भी आप अगर चाहें, आप चाहें साल, 1.5 साल, 2 साल लगा के आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। यानी लोग तो 3 साल में, 2.5-3 साल में PhD कर जाते हैं नए सब्जेक्ट में। अगर लोग PhD कर सकते हैं, अगर आप इस काबिल हैं, तो आप 1.5-2 साल में अपनी इंग्लिश की कमी को भी पूरा कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी इंग्लिश होगी तो आप पास हो जाएंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है, लेकिन आप कवर अप कर सकते हैं, उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। आप साल, 1.5 साल, 2 साल अखबार पढ़ें, इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, आप ट्यूशन कर लें, आप वैसे खुद पढ़ें, तो 1.5-2 साल में काम चल सकता है। यानी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो साल, 1.5 साल में बाहर जाते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऐसी ख़वातीन, ऐसे बंदे देखे हैं जो 1.5-2 साल में बड़ी अच्छी इंग्लिश हो जाती है उनकी। तो आप भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के स्कूल से पढ़े हों, आप इस तरह के माहौल में पले बड़े हों, या आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हों तो आप कामयाब हो सकते हैं। बड़े एवरेज वसाइल के साथ, कम वसाइल के साथ आप मेहनत करें, डिटर्मिनेशन आपके अंदर हो, तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल दूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम PMS के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इनकरेज कर सकूँ, आपको बता सकूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम PMS के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, ग़ालिबन 99 की बात होगी या 2000 की, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ, ये जो नए बोर्ड का एक नया क्या कहते हैं इसको, सेंटर बना हुआ है लॉरेंस रोड के ऊपर, लॉरेंस गार्डन के सामने बिल्कुल अपोजिट एग्जामिनेशन हॉल, वो उस वक्त ग़ालिबन नया बना था। उसमें मेरा ख्याल है कोई 10,000 या 15,000 की कैपेसिटी है, उससे इससे भी ज़्यादा है शायद, 10-15,000 की कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की। जब मैं वहाँ पे दाखिल हुआ, मेरा शायद जो सेंटर था, मेरा जो हॉल था, वो सबसे ऊपर था। मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के तमाम 3-4 हॉल्स और वो फ्लोर्स में देखता गया ऊपर। जब मैंने स्टूडेंट्स की तादाद देखी, और फिर जब मैं पहले पेपर के बाद जब मैं नीचे उतरा, और यानी कुछ 10-15 ग़ालिबन 15,000 स्टूडेंट्स था उस वक्त। जब मैंने 15,000 तालिब इल्मों को, कैंडिडेट्स को देखा बाहर लॉरेंस में या गेट के सामने देखा, गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल से पिक एंड ड्रॉप हो रही थी, तो यकीन करें सच्ची बात है मैं डाउन हो गया उस पर। मैंने कहा इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में, और सीटें टोटल थी 50 ग़ालिबन या 60 उस वक्त, तो इतने ज़्यादा 15,000 में पहले 50 में आना, पहले 60 में आना, कितना मुश्किल काम होगा। मुझे लगा कि ये शायद इम्पॉसिबल है, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ। लेकिन बिलीव मी, जब रिज़ल्ट आया, मेरा रिटन पास हो गया, और ग़ालिबन रिटन में उस वक्त 1,000 या 1,000 समथिंग लोग पास हुए थे। यानी 15,000 में से मैं 1,000 के अंदर आ गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। ये एक और स्टोरी है, इसकी बात भी मैं बात कर लूँगा। जब इंटरव्यू हुआ, मैं इंटरव्यू के अंदर फेल हो गया। यानी एक होता है आपको 100 मार्क्स दे दें, पास कर दें, आपके नंबर ज़्यादा ना हों, बट मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। बल्कि मेरे साथ UET के 10-15 लड़के थे स्टूडेंट्स, हम सारे फेल हो गए थे उसमें। अब हुआ ये कि जब DMC आई, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, उसके अंदर मुझे बाद में पता चला कि आई वॉज एमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स रिटन में। मैं रिटन में टॉप 10 के अंदर था, बट इंटरव्यू में फेल हो गया। अब इसका मेरे ऊपर ना एक यानी मिक्स किस्म का इफेक्ट पड़ा। पहला एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि ये 10,000 में से या 15,000 स्टूडेंट्स में से मैं टॉप 10 में अगर आ रहा हूँ तो आई कैन डू वंडर्स, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यानी शुरू में जो मेरा अंदाज़ा था कि इतने 15,000 कैंडिडेट्स में से यार मेरा रोल नंबर तो शायद कहीं नज़र भी ना आए, मेरा पेपर कहीं नज़र भी ना आए, ये कैसे मुमकिन है कि 50 सीटों में मैं आ सकता हूँ। तो मैंने कहा नाउ आई कैन डू इट। वो जो एटीट्यूड चेंज हुआ मेरा, नाउ आई कैन डू इट। यानी वो जो कहते हैं ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मुझे पता चल गया कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। खैर उसके बाद मैंने PMS को छोड़ दिया, मैंने CSS की तैयारी शुरू कर दी। अब CSS के अंदर क्या हुआ, मेरा रिटन अगेन पास हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब जो असल मरहला था, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था PMS के इंटरव्यू के फेल होने का, वो स्टार्ट हो गया कि मेरा तो PMS का इंटरव्यू फेल हो गया, मैं CSS में क्या करूँगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जब PMS में आपका इंटरव्यू फेल हो और CSS में आप इंटरव्यू देने जा रहे हों तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, आपका मोरल बड़ा डाउन होता है और अपने आप को आपको रखना पड़ता है, अप करना पड़ता है अपने आप को। खैर अगेन जो बाकी स्टूडेंट्स थे
जो क्लास फेलोज थे मेरे पुराने, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन था, उन्होंने मुझे अगेन कहना शुरू कर दिया कि यार इसका रिटर्न तो हो गया बट इंटरव्यू में वो डोंट थिंक सो कि इसका हो जाएगा, ये फिर फेल होगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने फिर खैर वो जो एक नेगेटिव फीलिंग्स थी उनको साइड पे रखा, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए मैंने तैयारी शुरू की। अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैं इंटरव्यू में भी आलमोस्ट टॉप 10 टॉप 15 के अंदर था, गलबन टॉप 15 के अंदर था इंटरव्यू के स्कोर में भी। तो मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम पेपर देने जाएँ आपके साथ भी ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, आप में से हर एक के साथ ऐसी फीलिंग्स आती होंगी कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, जब 15,000 स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को देखेंगे, आपको फील होगा कि यार मेरा एक पेपर मुश्किल है कि इनमें से मैं थ्रू कर जाऊँ। लेकिन होता क्या है कि आप, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप, शायद मैं एग्जांपल दे चुका हूँ पहले भी, कि 10,000 लोग जो अपीयर हो रहे होते हैं उनमें से 9,000 ऐसे होते हैं जो कि 40% से नीचे स्कोर होता है उनका, यानी 9,000 तो स्ट्रेट अवे आप निकाल लें उनके 40-45% से नीचे स्कोर होगा उनका। अगर आप 45 प्लस स्कोर ले रहे हैं इसका मतलब है आप टॉप 1,000 में आ रहे हैं। अगर आप फिर आगे ये होगा कि 50 स्कोर से लेके 60 तक, यहाँ पे अगेन 500 स्टूडेंट्स होंगे। नॉर्मली पैटर्न यही चलता है हर एग्जाम के अंदर, नॉर्मल पैटर्न यही होता है, कुछ एक्सेप्शंस होंगी इसके अंदर। तो अगर आप 55 प्लस ले रहे हैं इसका मतलब है आप टॉप 500 में आ रहे हैं। इसी तरह जो 60 प्लस होंगे वो हार्डली 200 स्टूडेंट्स होगा, बेसिकली उनका ही कंपटीशन होता है। तो आप ये सोचना छोड़ दें कि इतने स्टूडेंट्स हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं या 15,000 हैं या 30,000 हैं। अगर आप 60 नंबर ले सकते हैं एक पेपर में तो आप यूँ समझें कि आप टॉप 10% में आ रहे हैं, आप कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 50 नंबर लेने के लिए शायद एक बुक पढ़नी पड़े, लेकिन 50 to 60 नंबर पे जंप करने के लिए आपको 5 किताबें मजीद पढ़नी पड़ेंगी। आपको उसका अगले जो 10 नंबर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली वही कंपटीशन होता है। हमारे कासिम अली शाह साहब कहते होते हैं कि जो सक्सेस है उसकी जो कीमत है वो एक नंबर है, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको चलना पड़ता है उसके लिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे 55 हैं, इसके 65 हैं, सिर्फ 10 नंबर्स का डिफरेंस है, बट 10 नंबर्स का डिफरेंस बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है कंपटीशन के अंदर। बेसिकली वही नंबर्स होते हैं जिसको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि अब मैं दोबारा इसको कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, कि CSS करने के लिए किसी किस्म का कोई यानी आपकी साख्त नहीं चाहिए, किसी किस्म की कपड़े पहनने की ऐसे पहनता है, ड्रेसिंग वैसे करता है, खाता पीता ऐसे है, कौन से इदारे से पढ़ा है, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं ये बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली इदारे मैटर करते होते हैं आपकी ग्रूमिंग के अंदर, आपकी तरबियत के अंदर, आपकी स्टडी के अंदर, आपकी इकनॉमिक बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर, बट ये डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, ये अल्टीमेट फैक्टर्स नहीं है। अगर आपके पास मेहनत का चाबी है, आपके पास मेहनत की डिटर्मिनेशन है, आपके पास करेज है, विल पावर है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, यू कैन डू वंडर्स, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी मैं आपको पहले मिसाल दे चुका हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, आपने देखे होंगे, आप जानते होंगे, जो HSN से पढ़ के आते हैं तो फेल हो जाते हैं। अब मेरा मकसद ये नहीं कि हर एक HSN वाला फेल होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो पतोकी से पढ़ के आए होंगे, शायद पास हो जाते हैं, जो मतलब इस तरह की छोटी बुरे वाले से आते हैं वो पास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उनको अपनी कामयाबी पर यकीन होता है, उनका टारगेट सेट करते हैं, वो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, वो हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंसी होती है उसके अंदर। तो बात ये हुई कि रिसोर्सेज का होना अच्छी बात तो ज़रूर है, बट रिसोर्सेज कोई अल्टीमेट फैक्टर नहीं है। जो चीज़ें चाहिए वो आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको अपनी विल पावर चाहिए। ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। लिहाजा आप में से जो बच्चा विलिंग हो CSS मतलब तैयारी शुरू कर चुका हो, लिहाजा अपने आप को डाउन करने की, अपने आप को डिस्करेज करने की किसी के कमेंट्स के ऊपर आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करते होंगे, लेकिन बात यह है कि आपको उसके लिए, अब ये भी नहीं है कि डिस्करेज नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे, आपको प्री रिक्विजिट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो मेरी ये चंद एक बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि CSS के हवाले से। इसका अल्टीमेट या बॉटम लाइन ये है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि जो लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं, नए नए शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग फर्स्ट, गांधी जी कहते हैं द फर्स्ट पीपल विल रिडिक्यूल यू, सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे लोग, देन दे विल फाइट विद यू,
वो फिर आपसे लड़ना शुरू, सॉरी इससे पहले ये है कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, पहले आपको कहेंगे, इग्नोर करेंगे आपको, देन दे विल रिडिक्यूल यू, आपका मजाक उड़ाएंगे, देन दे विल फाइट विद यू एंड अल्टीमेटली यू विल विन। अगर आप में करेज है, आप में डिटर्मिनेशन है, अल्टीमेटली आप विन हो सकते हैं, विन कर सकते हैं आप इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना अकेडमी में पढ़ना ज़रूरी है, ना लाइब्रेरी के अंदर बैठना ज़रूरी है, ना पटियाला हाउस में या लाहौर के अंदर रहना ज़रूरी है। आपको अपनी जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो आपके डिफेक्ट्स हैं, जो कमी बेशियाँ, आपको उनका पता होना चाहिए। आपको अपनी डेफिशिएंसीज का पता हो, आपके स्ट्रांग पॉइंट्स का पता हो, आप उनको कवर करें, आप तैयारी करें, आप मेहनत करें, तो तभी कामयाब हो सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थीं, चंद एक मिथ्स थीं जो बड़ी मशहूर हैं सीसेस के बारे में। इवन मुझे भी कहते थे लोग जब मैं तैयारी कर रहा था, यार नहीं तो वो तो एचएसएन वाले लोग करते होते हैं, वो तो जो बाहर से पढ़ के आते हैं सीसेस वो करते हैं। नहीं, आप तो एक आम सी यूएलटी से पढ़े हैं, यूएलटी वाले तो आप, वो भी आपका माइनिंग डिपार्टमेंट है, सबसे नीचे है। मतलब मैं हैरान होता था कि ये लोगों ने कैसे मशहूर कर दिया कि माइनिंग वाला लड़का कर नहीं सकता, जिसका सबसे बॉटम पे उसका मेरिट नंबर है। आप यू कैन वेल इमेजिन कि मेरी क्या हालत होगी उस वक्त, कि जब मैं किसी से पूछता था इलेक्ट्रिकल वाले से, तो वो कहता था नहीं यार छोड़ें, आप तो माइनिंग में हैं, आपका तो बड़ा मुश्किल है। उसका मतलब ये होता था कि आपके मैट्रिक में मेरे से कम नंबर है, एफएससी में मेरे से कम है। मेरे साथ कई ऐसे लड़के हैं यूएलटी के जिन्होंने इलेक्ट्रिकल की हुई थी, जिन्होंने सिविल की हुई थी, डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की हुई थी, उनके नंबर मैट्रिक में, मतलब उस ज़माने में मैं परसेंटेज में बता दूं तो 90% से ऊपर नंबर थे मैट्रिक के अंदर। उनके एफएससी में ग़ालिबन कोई 88-89% नंबर थे। और इंजीनियरिंग के दौरान भी ड्यूरिंग यूईटी 4 साल में हर साल उनके 80+ % नंबर थे। दे बैडली फेल्ड। जबकि मैं अपनी मिसाल दूं, या मेरी तरह और काफ़ी सारे लोग थे जिनके मैट्रिक में यानी कह लें कोई 75% होंगे, एफएससी में कोई 80% होंगे, और यूईटी में हार्डली कोई 40% नंबर लिए हर साल में। हमने ऐसे एक पाला होता है अपने जहन में, एक कंसेप्ट बनाया होता है कैसे नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको डिस्करेज कर रही होती हैं, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही होती हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग आप में डेवलप हो रही होती है, यानी आप तो किसी काम के नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं आपको, काफ़ी सारे लड़के ऐसे आपको कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स नज़र आएंगे जिनके मैट्रिक के अंदर बड़े कम नंबर होते हैं, यानी 600 नंबर लगा लें, 50% 60%। अगेन उनके बारे में ये एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये तो एफएससी में नंबर ले नहीं सकते। कई दफ़ा ऐसा होता है, वो लड़के उठते हैं और अच्छे नंबर ले जाते हैं बाद में। यानी आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को, यार इसके तो मैट्रिक में हार्डली 60% नंबर थे, ये एफएससी में यानी डॉक्टर या इंजीनियर तो बन ही नहीं सकता, ये 80% नंबर नहीं ले सकता। यानी ये कौन सी बात है? अगर हाँ उसने तैयारी नहीं की मैट्रिक के अंदर, पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं की, बट एफएससी में वो चीज़ों को कवर अप कर लेता है, वो कर सकता है, कैन डू इट। यानी हम लोग ये करते हैं, उस पर ठप्पा लगा देते हैं। वो पहले थोड़ा सा नालायक जरूर होता है, उसके बाद तो टोटल नालायक हो जाता है वो, कि मैं तो कर ही नहीं सकता। इसी तरह एफएससी में, एफए में जिसके नंबर कम आ जाए, यानी कोई 50-60% नंबर आ जाए किसी वजह से, यानी बिल्कुल डल ना हो, उसने मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया, उसके बारे में भी हम यही कहते हैं कि यार इसके ना मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं, ना एफए में अच्छे नंबर हैं, ना ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हैं, ये तो सीएस में इसको तो आना नहीं चाहिए सीएस में। मैं आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके हार्डली बड़े, मतलब फर्स्ट डिवीजन बड़ी मुश्किल से होती है, जिनकी ए ग्रेड बड़ी मुश्किल से होता है। मैंने वो लोग देखे हैं जो सीएस में बड़े अच्छे नंबर ले जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। मैं बाज़ को तो उन पर हैरान हो रहा होता हूँ, यार ये किस तरह कर गए हैं सीएस, और किस तरह टॉप ग्रुप्स में आ गए। कुछ लड़कों को देख के मैं आज भी हैरान होता हूँ, शायद कुछ मुझे देख के हैरान होते हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपने किसी की बातों से डिस्करेज नहीं होना, आपने सिर्फ मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपने, और जो सारी प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरी करनी है। लेकिन ये नहीं है कि डिस्करेज ना होने का मकसद ये नहीं है कि आप तैयारी ना करें, आप पढ़ें ना, आप स्टडी ना करें, मतलब। लेकिन ये है कि मेरा सिर्फ जो पॉइंट है, जो मेरी बॉटम लाइन ये है कि यू कैन डू इट। मतलब बेसिस की बात नहीं कर रहा, आप कोई टारगेट सेट कर लें, आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कह रहा हूं, आप में से हर एक बच्चा कर सकता है, आप में से हर एक बच्ची कर सकती है। तो आप पढ़ना शुरू करें, तैयारी शुरू करें, लोगों की बातों में मत आएं, और लेकिन अपना जो हार्ड वर्क है उसको ना छोड़ें।